Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss the topic of AC circuit containing resistor and inductor in series. This is very important topic in chapter number 7. So now discuss it. AC सर्किट में पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं. ये एक रेसिस्टर लगा दिया, रेसिस्टर का सिंबल हो गया. फिर एसी सर्किट के अंदर देखिए इंडक्टर लगा दिया. दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर एसी सर्किट के अंदर, एंड हियर इट इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स. एसी सर्किट के अंदर एक इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर एल, इंडक्टर का मतलब कोई कॉइल लगा दी है, इंडक्टर एल और रेसिस्टर आर लगा दिया है सीरीज में. तो क्या कोई फेज डिफरेंस रहेगा? इफेक्टिव करंट का आंसर क्या रहेगा? वी शुड हैव टू सी दिस. सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. सबसे पहले लिखेंगे कि जो एक्चुअली जो इक्वेशन है करंट इक्वेशन है वोल्टेज का, इफेक्टिव ईएमएफ का जो आंसर है एसी सोर्स के लिए, ये जो सिंबल बनाया है ये मैंने एसी सोर्स का सिंबल बनाया है. ठीक है, एसी में क्योंकि करंट ऐसे चलता है ना, वे बना दो. सो दिस इज द सिंबल ऑफ एसी. एसी में वोल्टेज का जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. पहले लिख देंगे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज. अब ये रेसिस्टर लगा हुआ है, तो रेसिस्टर में जो वोल्टेज जाएंगे वो हो जाएंगे VR. वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर इज VR. और इसमें जो करंट चलेगा वो सेम डायरेक्शन में रहता है. करंट विल बी I. जब पढ़ा होगा पहले कि रेसिस्टर जब लगाते हैं तो रेसिस्टर में करंट के लिए और वोल्टेज के लिए कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है, तो वोल्टेज और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में. सो दैट मींस जो वोल्टेज का आंसर होगा अक्रॉस द रेसिस्टर विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू करंट, ओम्स लॉ के हिसाब से. ठीक है, अभी देखा कि आपने यहाँ पर इंडक्टर लगाया हुआ है. पहले लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, VL से लिख देंगे उसको, तो उसका आंसर रहेगा I इंटू इंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है उसको एक्सेल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, I इंटू एक्सेल हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस. और यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो इंडक्टर वाले सर्किट में जो वोल्टेज होगा उससे π/2 ऊपर रहता है. तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी π/2 एंटी क्लॉकवाइज टू द करंट. करंट से π/2 रेडियन ऊपर रहता है वोल्टेज इंडक्टर वाले सर्किट में. ठीक है, जबकि रेसिस्टर वाले सर्किट में कोई फेज डिफरेंस होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं. ये इंडिविजुअली जब टॉपिक पढ़ोगे तब समझा होगा. टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक. इंडक्टर और रेसिस्टर एक साथ लगा दी तब क्या होगा. ठीक है, सो नंबर 1 लिखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अक्रॉस द रेसिस्टर, उसका आंसर कितना है? VR इज इक्वल टू RI. तो इसमें एक तो फेजर वोल्टेज हो जाएगा, एक फेजर करंट हो जाएगा. तो वोल्टेज जो है रेसिस्टर के लिए इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लिखेंगे देयर इज नो फेज डिफरेंस. तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों के लिए कोई फेज डिफरेंस नहीं है वोल्टेज के और करंट के लिए. और अगर हम इसको मैक्सिमम वोल्टेज की टर्म में लिखेंगे तो मैक्सिमम करंट की टर्म में आंसर आ जाएगा. दैट मींस अगर एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, अक्रॉस R, रेसिस्टर के अक्रॉस में, तो लिखेंगे V नॉट R इज इक्वल टू I नॉट R. ठीक है, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर A. इसको A क्वेश्चन बोल देंगे कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे अक्रॉस द रेसिस्टर दैट इज V नॉट R इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू रेसिस्टेंस R. ओके, ये हो जाएगा. उसके बाद सेकंड देखेंगे कि यहाँ पर जब इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर के लिए एक तो फेजर VL है, फेजर VL इज इक्वल टू करंट वाला फेजर I है, और उसमें जो रेसिस्टेंस है उसके लिए एक्सेल बोला है, I इंटू एक्सेल. इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सेल को यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पे एक फेज डिफरेंस है π/2 का, मैंने डायग्राम में भी शो किया है. देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2. एक्चुअली जो करंट से π/2 एंगल पर आगे है वोल्टेज इसमें, तो लिखेंगे फेजर VL इज इक्वल टू फेजर I इंटू एक्सेल, वेयर एक्सेल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. और ये एक टाइप का रेसिस्टेंस होता है जो इंडक्टर ऑफर करता है एसी में, इंडक्टिव रिएक्टेंस. अब इसको भी अगर मैक्सिमम वोल्टेज की टर्म में लिखेंगे या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज की टर्म में लिखेंगे, सो वी विल राइट एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L. तो हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज को V नॉट कहेंगे, बट V नॉट अक्रॉस L है तो V नॉट सफिक्स में यहाँ पे L लगा दिया. V नॉट अक्रॉस इंडक्टर L इज इक्वल टू करंट भी वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा तो I नॉट इंटू एक्सेल हो जाएगा. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर B. ऐसे लिख देंगे. ठीक है, एक तो बन गया V नॉट R इज इक्वल टू I नॉट R. इसमें फेज डिफरेंस कुछ नहीं था, फेज डिफरेंस 0 था. एक बन गया इंडक्टर के लिए V नॉट L इज इक्वल टू I नॉट एक्सेल. दिस इज B. एंड इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक फेज डिफरेंस है π/2 के एंगल से आगे है वोल्टेज करंट से. ठीक है, नाउ वी हैव टू
ड्रॉ द फेजर डायग्राम। इसमें फेजर डायग्राम बनाना है, तो इसको रफ कर लेते हैं और चेक करते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम, सो वी विल राइट फेजर डायग्राम। कौन सा वाला सर्किट चल रहा है? ये है एक्चुअली RL सर्किट है। आर का मतलब एक तो है रेसिस्टर, एक इंडक्टर लगाया हुआ सीरीज में। सो RL सर्किट के लिए फेजर डायग्राम चेक करेंगे। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए, ओरिजिन होता है। तो पहले फेजर बनाएंगे किसके लिए? रेसिस्टर के लिए। रेसिस्टर के लिए करंट का और वोल्टेज का फेजर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज का फेजर बना, वोल्टेज यहाँ तक जाते हैं, O से लेकर A तक, ये फेजर है वोल्टेज के लिए इतना। और क्योंकि ये रेसिस्टर वाला सर्किट है, तो रेसिस्टर वाले सर्किट में देखा हुआ था कि यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो करंट भी इसी लाइन पर आएगा। लेकिन करंट वाले फेजर को थोड़ा नीचे दिखाएंगे, क्योंकि करंट वोल्टेज से बनते हैं, तो ऑलवेज करंट वाली लाइन को वोल्टेज वाली लाइन से नीचे दिखाया जाता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अभी देखा कि इंडक्टर वाला सर्किट है, तो इंडक्टर वाले सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 ऊपर जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये वाली लाइन करंट की हो गई है, तो इससे π/2 ऊपर लेके जाएंगे यहाँ। तो π/2 के एंगल पर ऊपर ले जाते हैं ये। तो एक्चुअली अब ये जो वोल्टेज की लाइन बनी है, इसको बोल देते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VL बोल देते हैं। ओके, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गए, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर हो गए। मानते हैं कि बी पॉइंट तक जा रहा है, OB बोल दिया इसको, ठीक है। अब देखिए, एक तो OA जो है फेजर, OA जो होता है वो फेजर वोल्टेज VR को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर OB जो है वो फेजर वोल्टेज VL को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इफेक्टिव वोल्टेज चाहिए। हाउ कैन वी फाइंड द इफेक्टिव वोल्टेज? तो इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे कि अगर इस वाले फेजर से इस वाले फेजर से मिलाकर के एक पैरेललोग्राम बना लें, ये अगर इस तरीके से कि पैरेललोग्राम बना लिया, तो ये पढ़ा हुआ है इन द 11th क्लास यू हैव स्टडीड कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स पे लगे हुए हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल जाता है वो उनके सम को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इस तरीके से पढ़ा था 11th में। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे एक वेक्टर A लगा दिया, एक वेक्टर B यहाँ लगा दिया, एक साइड पे तो वेक्टर A लगा दिया, एक साइड पे वेक्टर B लगा दिया। तो जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल होगा ये वाला, ये वेक्टर दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा, A प्लस B को रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वही कर लेंगे यहाँ पर कि एक तो एक साइड पे तो वेक्टर VR लगा हुआ है और एक साइड पे वेक्टर VL लगा हुआ है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग डायगोनल ये जा रहा है। तो दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द इफेक्टिव वोल्टेज। मतलब क्योंकि दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर जो है वोल्टेज को लेके बनाए गए हैं। ये वाला वेक्टर है फेजर VR, ये वाला वेक्टर है फेजर VL। तो ये दोनों वोल्टेज हैं, तो इनका जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा वो यहाँ आएगा, जिसको बोल देंगे वेक्टर E। इट विल बी इक्वल टू वेक्टर VL प्लस वेक्टर VR, मतलब फेजर VL प्लस फेजर VR, ऐसे लिख देंगे। सो दिस इज द फेजर डायग्राम। अब देखिए, इफेक्टिव वोल्टेज का जो ओरिजिन है एक्स एक्सिस से एंगल मानते हैं ओमेगा टी। इफेक्टिव वोल्टेज ने यहाँ पे एंगल ओमेगा टी बनाया हुआ है, ओमेगा टी। इफेक्टिव वोल्टेज ने इफेक्टिव वोल्टेज वाली लाइन ये है जिसको EMF बोलेंगे। EMF ने जो एंगल बनाया ओरिजिन से उसको ओमेगा टी लेके चलते हैं ऑलवेज। अब देख लीजिए, ये था करंट, तो करंट से जो इफेक्टिव वोल्टेज बने उन्होंने भी एंगल बनाया हुआ है, उस एंगल को मान लेते हैं फाई, ठीक है। करंट से जो इफेक्टिव वोल्टेज उसने कितना एंगल बना दिया? फाई का एंगल बना दिया। सो दैट मींस यहाँ पे एक फेज डिफरेंस बन जाएगा इफेक्टिव वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में, और एक्चुअली इफेक्टिव वोल्टेज करंट से फाई एंगल आगे चलेंगे। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस करंट I0। मतलब इसके करंट के लिए इक्वेशन बनाएंगे, और देन आफ्टर वी विल सी द इक्वेशन फॉर करंट। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे पहले पैरेललोग्राम लो। तो लिखेंगे पैरेललोग्राम लो से चेक कर लेते हैं कि एक वेक्टर ये वाला है, वेक्टर VL एक साइड पे, तो और दूसरी साइड पे जो वेक्टर है वो कौन सा है? वेक्टर VR है, फेजर VR। तो इन दोनों वेक्टर का जो टोटल है किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर E को, ठीक है। वेक्टर VL प्लस वेक्टर VR इज इक्वल टू वेक्टर E, ये बन जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस करंट का आंसर बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाएगा।
तो इस ट्राइंगल को देख लेंगे, ट्राइंगल ओ ए, यहाँ पे इसको सी बोल लेते हैं, ट्राइंगल ओ सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बना है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस वाली लाइन हो जाती है इसकी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, और एक्चुअली ये जो लाइन है फेजर ई वाली, इसका जो मैक्सिमम आंसर होगा वो ई नॉट होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है करंट वोल्टेज का वो ई नॉट। तो ई नॉट स्क्वायर करके लगाएंगे, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर ये वाला साइड वी एल था तो ये वाला साइड भी वी एल हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। और इसका जो मैक्सिमम आंसर रहेगा, जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो कितनी होगी, वी नॉट एल, क्योंकि मैक्सिमम इसकी लेंथ वी नॉट एल हो सकती है, मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट एल, उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो आंसर रहेगा वी नॉट आर रहेगा, तो वी नॉट आर का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो डेट मीन्स आंसर बनेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और एक्चुअली ये जो वी नॉट एल है वो स्टार्टिंग में ओपन किया था, इट इज आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल है। और यहाँ पे जो वी नॉट आर है, ओम्स लॉ से वोल्टेज कितने बने थे, आई नॉट इंटू आर बने थे, इसको ओपन कर दिया। ओके, नाउ इन दिस टू वी आर लुकिंग आई नॉट स्क्वायर इज कॉमन, तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस में यहाँ बचेगा एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल स्क्वायर बचेगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सेपरेट द इक्वेशन आई नॉट का इक्वेशन बना सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट अप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस पर ये रूट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सो दैट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ करेंट फॉर आर एल सर्किट, इंडक्टर और रेसिस्टर वाले सर्किट में। बट एक चीज पड़ी हुई है कि आई नॉट का जो एक्चुअली आंसर होता है उसको लिखते हैं आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये लिखते हैं ना कि मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ के हिसाब से करंट का आंसर ऑलवेज वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस रहता है, तो नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे वाली क्वांटिटी कौन सी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर पूरा। डेट मीन्स ये पूरा जो होगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस बनेगा, जैसे यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस था, तो इन द आरएल सर्किट दिस इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, जो रेसिस्ट करेगा या इम्पीड करेगा, इम्पीड करने मतलब ये भी रोकेगा एसी के फ्लो को इस सर्किट के अंदर, इम्पीड। तो क्योंकि यहाँ पे इम्पीड कर रहा है तो इसको एक नया नाम दे देते हैं रेसिस्टेंस में, यहाँ पे इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो लिखेंगे ये जो टॉपिक बना है यहाँ पर, ये जो आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दिस इज द इम्पीडेंस, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। और ये भी एक टाइप का रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि इम्पीड का मतलब क्या होता है, रोकने वाला का जो काम करेगा। तो रेसिस्टेंस वर्ड तो उसके लिए पहले यूज कर चुके हैं, अब यहाँ पे कोई नया नाम बना दिया, क्योंकि ये भी रेसिस्टेंस था और ये भी इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिस्टेंस था, तो ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया, इसको इम्पीडेंस बोलेंगे। और इस इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब देखिए आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो लिखेंगे Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस दिस इज द इम्पीडेंस, जो एक टाइप का रेसिस्टेंस है, एंड द यूनिट ऑफ दिस विल ऑलवेज बी ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस ही है। और एक्चुअली जो एक्सएल होता है ये बनता है ओमेगा एल के इक्वल, जब इंडिविजुअल वाला प्रॉपर्टी पड़ा होगा इसका इंडक्टर का, तब इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस जो ओमेगा एल के इक्वल आता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आंसर बनेगा इम्पीडेंस का फॉर एल आर सर्किट, इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और वी कैन राइट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा इम्पीडेंस का आंसर। आफ्टर दिस वी हैव टू चेक दिस एंगल फाई, कि यहाँ पे जो फाई का एंगल बना है करंट के बीच में, वोल्टेज के बीच में, इफेक्टिव वोल्टेज के बीच में, उसका कितना वैल्यू है। तो लिखेंगे, उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में tan फाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो tan फाई निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करके। अगर ये एंगल चेक करना होगा तो लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का जो आंसर है OC है, और OC की जो टोटल लेंथ है, जो पूरी लेंथ होगी वो V0C होगी, सॉरी V0L होगी,
वी नॉट एल, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैक्सिमम वोल्टेज का वी नॉट एल आएगा ना, वी नॉट आएगा, एक्चुअली वो इंडक्टर के लिए है तो इंडक्टर के लिए सिंबल एल लगा दिया। और यहाँ पे जो बेस है इसका आंसर है वी नॉट आर, मतलब वी नॉट है इसका आंसर भी, बट वो है एक्चुअली रेसिस्टर के लिए, तो वी नॉट आर लगा दिया। नाउ दिस वी नॉट एल और वी नॉट आर, इनको दोनों को ओपन कर लेते हैं, वी नॉट एल को और वी नॉट आर को दोनों को ही ओपन कर लेते हैं। सो वी विल राइट tan phi इज इक्वल टू वी नॉट एल जो बनेगा इसका आंसर आ जाएगा आई नॉट एक्सएल, अभी लिखा था, क्योंकि वोल्टेज ऑलवेज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। यहाँ पर रेसिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है इंडक्टर के लिए, और यहाँ पर वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर बनेगा tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर, और बच्चों इस एक्सएल की प्लेस पर ओमेगा एल भी लगा सकते हैं, सो वी कैन राइट ओमेगा एल अपॉन आर। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एंगल, जो फेज का एंगल है वोल्टेज के और करंट के बीच में, वो यहाँ से हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी करंट यहाँ पर ये है और जो इफेक्टिव वोल्टेज गया है वो यहाँ गया है, दैट मीन्स इफेक्टिव वोल्टेज ने करंट से फाई का एंगल आगे बनाया हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो करंट से फाई का फेज डिफरेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि और अगर यहाँ पे जो टोटल एंगल है वोल्टेज के लिए वो तो है ओमेगा टी, तो करंट के लिए कितना एंगल बनेगा ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि फेज डिफरेंस है। सो वी राइट देयर इज ए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होगा फाई का वोल्टेज और करंट के बीच में, और एक्चुअली यहाँ पे जो वोल्टेज है ईएमएफ, जो टोटल वोल्टेज है ई, वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से, ठीक है, और जो आई करंट है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, डेट मींस वो पीछे है और ये लीड कर रहा है। सो इफ वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ करंट, तो करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो इक्वेशन ऑफ करंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एल आर सर्किट वी कैन राइट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है, ओमेगा टी में से फाइव माइनस करना पड़ेगा तभी करंट वाला एंगल बनेगा, ओमेगा टी में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर लेंगे तो ये एंगल नीचे का निकल कर आएगा। सो वी कैन राइट ओमेगा टी माइनस फाइव, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एल आर सर्किट। So I think you have understood very clearly, and this topic is very important. Okay, thank you students.